हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 9 बुक सेकंड से भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इसका चैप्टर 9 का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इन दो चीज़ों से मिलकर ये चैप्टर बना है। भारत के संदर्भ में नियोजन पढ़ना है हमें कि भारत कैसे प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, कैसे आर्थिक विकास करता है अपना, और सतत पोषणीय विकास की कैसे ऐसा विकास किया जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास का लाभ उठा सके। तो इस चैप्टर के बारे में हमें पहले ये देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और एंड में इस चैप्टर पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद बताने के बाद आपको, तो मैं उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज रखूंगा। उसके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है, वो सब आपको करना भी होगा क्वेश्चंस। तो एंड तक बनी रहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का स्वरूप, यानी कि सबसे पहले हमें नियोजन का अर्थ समझना है इसमें, फिर नियोजन के प्रकार, फिर लक्ष्य नियोजन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। मुझे लगता है कि यहाँ से जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, पैराग्राफ दे देता है, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही पूछा जाएगा। इससे मुझे लगता है ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और फिर सतत पोषणीय विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो उसके बारे में पढ़ना है। फिर इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ना है, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। फिर सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले कुछ उपाय। तो इन दोनों को हम एक टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि नियोजन नियोजन का क्या अर्थ है। देखिए, नियोजन को अगर इंग्लिश में हम कहें तो प्लानिंग होता है। इसका सीधा सा सब मतलब होता है प्लानिंग करना। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नियोजन का क्या अर्थ होता है। देखिए, किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए योजना बनाई जाती है। इस पद्धति को नियोजन कहा जाता है। आप देखिए, कोई भी कार्य आप करेंगे तो उससे पहले आपके माइंड में ये चीज़ तो आएगी ना कि हम उस कार्य को किस तरीके से करें। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आप ये प्लानिंग बनाएं कि मुझे भाई इस ऐसे बैट पकड़ना है, ऐसे फील्ड करना है, या फिर ऐसे बॉलिंग करनी है। तो आप योजना तो बनाएंगे ना, तो उसे हम योजना कहते हैं। लेकिन जब हमारे इकोनॉमी में जब योजना बनाने की बात की जाती है तो सरकार अलग तरीके से योजना बनाती है। तो योजना का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। इस पद्धति को ही नियोजन कहा जाता है। आप नियोजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी पेपर में पूछा जाए तो। देखिए, किंतु यहाँ सरकार आर्थिक विकास के लिए योजना बनाती है। अतः भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग चुना था। आपको पता है कि भारत ने 1950 के बाद से, जब योजना आयोग बना था हमारा 15 मार्च 1950 को, उसके बाद से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना था। यानी कि हम एक बार में ही 5 साल की योजनाएं बना लेते थे कि हमें आने वाली 5 सालों में क्या क्या कार्य करना है। तो अब क्या हुआ है कि अब जो 2015 था, 1 जनवरी 2015 में योजनाएं की जगह नीति आयोग बन गया, और अब हमारे पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है। अब आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब किसने ले ली। अब नीति आयोग ने ले ली है। तो अब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और अब वार्षिक योजनाएं शुरू होती है हमारी। मतलब 1 वर्ष का ही 1 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती है। अब नियोजन के प्रकार देख लीजिए आप। 2 प्रकार होते हैं। बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल इजी नोट्स हैं आपको, इसलिए एंड तक बने रहिए वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट तो फिर है ही आपका। तो खंडीय नियोजन देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, खंडीय नियोजन की हम बात करते हैं तो शब्द में अर्थ निकालने की कोशिश की। खंडे का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है कई भाग, कई टुकड़े। जब हम कई टुकड़ों को मिलाकर विकास करने की कोशिश करते हैं तो उसे खंडीय नियोजन कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, सिंचाई क्षेत्र हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और जितनी भी संचार सुविधाएं हैं, इन इन टुकड़ों को मिलाकर हम जब विकास करने की कोशिश करते हैं देश का, तब उसे खंडीय नियोजन कहते हैं। इसे देखिए, शॉर्ट में मैंने लिखा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना खंडीय नियोजन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल चीज है, आप समझिए। इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि नोट्स इतने सरल लिखे हैं मैंने कि आपको समझ में आ जाएंगे तुरंत ही। अब प्रादेशिक नियोजन देखते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि किसी प्रदेश का विकास करना, किसी एक विशेष प्रदेश का करना, किसी एक विशेष प्रदेश, यानी कि किसी एक प्रदेश राज्य को कहा जाता है। हमारे देश के अंदर जो राज्य होता है उसे प्रदेश कहा जाता है। हमारे देश के बाहर जो भी क्षेत्र होता है उसे विदेश कहा जाता है। तो किसी एक विशेष प्रदेश के विकास पर ध्यान देना जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसे ही हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे जो उड़ीसा है वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत गरीबी है। अब सरकार अगर उड़ीसा पे, केवल उड़ीसा पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करे तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाएगा। ऐसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ऐसे यूपी मान लीजिए, उत्तराखंड मान लीजिए, हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, पंजाब मान लीजिए, जो भी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती है, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। दोनों में अर्थ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब लक्ष्य क्षेत्र नियोजन देखिए। देखिए नाम में पहले अर्थ ढूंढने की कोशिश की। ऐसे क्षेत्र जिन पर विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं वो देखते हैं। देखिए देखिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको इजीली आंसर ढूंढने में मदद करेंगे 4 पॉइंट। देखिए कैसे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और जो क्षेत्र सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, और जिस क्षेत्र के पास संसाधनों के मामले, मतलब जो क्षेत्र संसाधनों के मामले में भी पिछड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर संसाधन भी कम पाए जाते हैं, वो समाज के रूप से भी पिछड़ा हुआ है, और वहाँ पर आर्थिक रूप से भी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी भी है वहाँ पर, और जिन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा अगर सभी को मिलाकर हम राज्यों की बात करें तो वो उड़ीसा माना जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि उड़ीसा में संसाधन बहुत है, लेकिन वहाँ पर आर्थिक कमजोरी भी है, वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, बिहार भी था लेकिन अब बिहार में सुविधाएं होने लग गई है, झारखंड है, और आंध्र प्रदेश है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें मतलब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्रों को लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होती उन पर आगे देखते हैं हम, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किन क्षेत्रों पर? जिन क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं होती, तो इनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, इसे लक्ष्य नियोजन कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ से वो हर चीज़ में पिछड़े हुए हैं, यानी कि पीछे है वो बाकी राज्यों से, तो ऐसे में सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान देती है, उन पर लक्ष्य निर्धारित कर देती है उनका, कि हमें इस वर्ष में इनका इतना विकास करना है। मान लीजिए कि सरकार ने ये लक्ष्य रख दिया कि हमें राजस्थान में एक साल में 500 स्कूलें बनवानी है, तो उसे लक्ष्य कहा जाता है कि सरकार लक्ष्य रखकर अपना विकास कर रही है राज्यों का। तो इजीली आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए 2 संस्थाएं भी बनाई गई थी, इनके बस आप नाम देख लीजिए। SFDA, इसे लघु कृषक विकास संस्था कहा जाता है, और MFDA, इसे सीमांत किसान विकास संस्था कहा जाता है। तो इनके बस आप फुल फॉर्म याद रखिए। अब हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा इजीली आप समझ जाएंगे। अब पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। आपको पता है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक कुल 12-13 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी थी 2017 तक। लास्ट 12वीं थी शायद, तो उसके बाद से फिर पंचवर्षीय योजनाएं बंद ही हो गई क्योंकि नीति आयोग बन गया। लेकिन जो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, अगर पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया, तो आपको बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, जहाँ पे मतलब लोगों की आबादी कम होती है, और जहाँ पे बहुत से पिछड़े हुए जातियाँ रहती है, जनजातियाँ रहती है। आप देखते हैं कि पहाड़ों पे बहुत सी ऐसी जातियाँ रहती है, आपने देखा होगा कहीं पे। तो इनकी ऊंचाई निर्धारित की गई है कि जो पर्वत 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होगा, उन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा, उन पर मतलब विकास के लिए ध्यान दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम। देखिए इसके लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था कि वो जो पहाड़ी जो इलाके हैं उनका मतलब विकास कर सके, और इसके विकास के क्या उद्देश्य थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय समिति के क्या उद्देश्य थे। और ये राष्ट्रीय समिति किस लिए बनाई गई थी? कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका विकास किया जा सके। तो इसके उद्देश्य देख लीजिए, 5-6 उद्देश्य लिखे हुए थे, आपकी बुक में भी ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बदलाव करके लिख दिया, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सभी लोगों को लाभ मिले, इसके उद्देश्य थे कि सभी लोगों को लाभ मिले, केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही नहीं मिले। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको ही सारे लाभ दिए जाए, सारी सब्सिडी सरकार द्वारा सब कुछ उसे दिया जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हो, चाहे कितने ही अमीर हो, सबको वहाँ पे बराबर समानता मिलेगी जाएगी। और इस समिति की पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य था कि जो स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का वहाँ पे विकास हो, जो वहाँ पे संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग किया जाए, और
प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब क्या होता है? प्रतिभा का मतलब होता है बुद्धिमान, मतलब ऐसे जिनमें मतलब जो प्रतिभा ज़्यादा छुपी हुई है उन व्यक्तियों का, उनका भी विकास किया जाए कि वो बाहर जाके अपना योगदान दे सके कहीं भी देश में या विदेश में। क्योंकि हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती उन तक, लेकिन वहाँ पे भी बहुत से मतलब ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है और वो सुविधाओं के कारण ही पढ़ नहीं पाते। तो इस समिति ने यही किया कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे शहर में लाए और उनकी प्रतिभाओं का फिर योगदान उनमें दे। फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा इस जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जो वहाँ के जो लोग थे वो अपनी जीवन निर्वाह के लिए जो संसाधनों पर निर्भर रहते थे उनको संसाधनों को और मजबूत करना और उसमें अर्थव्यवस्था में भी योगदान देना उन संसाधनों का। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो। जो अंतर प्रादेशिक व्यापार होता है यानी कि जो वो दूसरे देशों से व्यापार करते हैं या फिर दूसरे राज्यों से व्यापार करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए दूसरे राज्यों से वो व्यापार करते हैं वो क्षेत्र, तो वहाँ पे जो ऐसे थोड़ी ना है कि वहाँ पे जो अमीर लोग होंगे वो व्यापार कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता था लेकिन अब इस समिति का ये उद्देश्य है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को व्यापार करने का मौका दिया जाए कि वो भी अपनी फसलें, जो फसल वो पैदा करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, वो बागवानी करते हैं, तो उन वस्तुओं को वो भी मार्केट में ला सके। तो ये भी किया था, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका। उनका शोषण ना हो, इसमें ये भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट है पिछले क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। फोर्थ पॉइंट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। तो ये 5-6 पॉइंट थे। ये तो आपको मतलब एक बार 2-3 बार देख लेंगे, आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो के डिट्टो ऐसे उतारे, आप कुछ भी बदलाव करके इसमें लिख सकते हैं, कोई डोंट वेरी, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल सूखे होते हैं, जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है, जहाँ पर मतलब फसलें पैदा नहीं होती, बिल्कुल बंजर जमीन हो जाती है वहाँ पर, तो उन क्षेत्रों का कैसे विकास किया जाए, तो इसके ऊपर है ये। तो अगर आप टॉपिक का मतलब समझ जाते हैं तो फिर आपको पढ़ने में आसानी होती है। जब आपको टॉपिक का मतलब ही नहीं पता, पढ़ते जा रहे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया कि इसमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना की और उसमें 5वीं की। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य थे। देखिए उद्देश्य ज्यादा पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि सूखा संभावित क्षेत्र क्या था, बस ये पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या थे। इसलिए उद्देश्य पे आप ज्यादा फोकस कीजिए कि इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य मैंने लिख दिए हैं, 2-3 उद्देश्य थे। सबसे पहले था कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। जो वहाँ के लोग थे उनको रोजगार उपलब्ध करा पाए, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में सूखा होगा वहाँ पर कृषि तो होगी नहीं। अब आपको ये पता है कि गांव में जहाँ पे मतलब ज़्यादा सूखा पड़ता है और वहाँ पे लोग मतलब बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि उनकी खेती हो नहीं पाती, अब वो क्या धंधा करें। तो इस एक समिति बनाई गई थी कि इसके उद्देश्य होंगे कि लोगों को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए, उन्हें मतलब कोई सा भी रोजगार लगवा दे वहाँ पर। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। और सूखे के प्रभाव को कम करना, ये भी दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वहाँ पे जो सूखा है उसके प्रभाव को कम करे, भाई वहाँ पे पानी डाला जाए, वहाँ पे सिंचाई की जाए, कैसे भी उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि उत्पादन के साधनों को विकसित करना। जो वहाँ पे उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको वहाँ पे विकसित किया जाए, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि बंजर भूमि भी वहाँ पे फसल की जा सकी। तो ये सब 3-4 पॉइंट थे इसमें। और ये 67 जिले बताए गए हैं सूखी संभावित क्षेत्र के। ये आंकड़ा देखिए 2015 का है लगभग, तो ये आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन आपको बुक का ही लिखना है क्योंकि आपकी बुक उस टाइम पे छपी थी, इसलिए उस समय का आंकड़ा है। तो ये कम ज़्यादा होता ही रहता है, बिल्कुल सटीक तो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये पिछड़े क्षेत्रों की राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित की गई थी। समिति का नाम भी मैंने लिख दिया, पिछड़े क्षेत्रों की राष्ट्रीय समिति द्वारा ये 3 उद्देश्य दिए गए थे। अब आगे इसी के बारे में कि सूखे का क्या कारण होता है, वर्षा का ना होना। भाई सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी वहाँ पे सूखा पड़ेगा ही, और सूखा पड़ेगा तो फिर वहाँ पे फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर सरकार ने ऐसी समिति बनाई है कि उनको रोजगार दिलाया जाए। आगे है कि भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र। देखिए मैं जैसे जैसे ये राज्यों के नाम बोल रहा हूँ, जिन क्षेत्रों के नाम बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में नक्शा आना चाहिए, मैप आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये क्षेत्र कहाँ पे है।
आपको डिट्टो लोकेशन पता होनी चाहिए। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होनी चाहिए राजस्थान कहाँ पे। मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश कहाँ है। राजस्थान की जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगता जो मध्य प्रदेश है वही पश्चिम मध्य प्रदेश है। आपको बस दिशा का नाम पता होना चाहिए किस साइड है। तो मैप मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच गए। देखिए ये जो राज्य थे पंजाब हरियाणा, आपको जानते हैं कि आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा फसलें होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, यहाँ पे सिंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और उत्तरी राजस्थान भी है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सूखे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फसलें पैदा होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में ज़्यादा फसलें होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती है। पंजाब हरियाणा में इसलिए तो फसल ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे सिंचाई होती रहती है, ये वर्षा पे निर्भर नहीं रहते, ये अपनी सिंचाई करते रहते हैं। नोट आपके लिए, 1972 में सिंचाई आयोग ने 30%, देखिए 30% लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए आप, सिंचाई क्षेत्र का मापदंड किया था। देखिए फोटो क्लियर नहीं आया तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए या फिर ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। अब ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया हमारा। कोई इसमें डाउट हो बता देना कमेंट में। अब देखते हैं हम भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अब हम देखते हैं भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे केस स्टडी वो ज़्यादा आता है, केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको पता होगा कि केस स्टडी क्वेश्चन क्या होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5। तो आपको क्या करना है कि इसका पूरा पैराग्राफ एक बार बुक में से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने इसमें लिख दी है, और बाकी जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इसी में से बता दूंगा क्या आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है इसी में से आएंगे। देखिए भरमौर एक क्षेत्र का नाम है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि भरमौर क्षेत्र, यहाँ पे समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, मतलब यहाँ के जो लोग थे उन सभी लोगों को मिलाकर जो यहाँ की जनजाति थी उनका कैसे विकास किया जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, कार्यक्रम। उसे ही भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है। देखिए आपको टॉपिक बड़ा लग रहा है, लेकिन इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक जनजाति के बारे में बात की गई है, जो कि हमारी, जो आपको पता है कि हमारी पिछड़ी जाति होती है, उनके बारे में बात की गई है। तो इससे संबंधित इसकी फुल फॉर्म है ITDP, ये मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। देखिए भरमौर एक जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सी पिछड़ी जातियाँ निवास करती है, जैसे गद्दी जनजाति। भरमौर एक वहाँ पे जिले का नाम था। आपके बुक में और भी एक जिला दे रखा है इसके साथ, चंबू या उसका कुछ नाम है। तो भरमौर एक जिले का नाम था। इसमें एक जनजाति निवास करती थी, जिसे गंदी जनजाति कहते थे, और भी बहुत सी इसमें जनजाति थी, लेकिन इसमें गंदी जनजाति का प्रमुख नाम लिया गया है क्योंकि ये बहुत पिछड़ी हुई जाति थी। देखिए यह क्षेत्र 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स याद रखिए। इस क्षेत्र के लोगों की एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं और गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। देखिए ऋतु प्रवास कैसे करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार अपनी जगह बदल देना। मान लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश में होती है ये जनजाति। अब हिमाचल प्रदेश में जब सर्दी पड़ती है तो ये अपना क्षेत्र बदल लेते हैं और थोड़े गर्मी के इलाके में आ जाते हैं। अब जब गर्मी का मौसम आता है तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं या किसी और ऐसी मतलब ठंड वाली जगह पे चले जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास करते रहते हैं। और आप सर्च करना गूगल पे कि गद्दी जनजाति कैसे होती है, तो आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे बिल्कुल आदि मानव होते हैं वैसे ही गद्दी जनजाति रहती है। और ये अलग ही भाषा में बात करते हैं, इनकी भाषा है गदियाली। पूछा जाए कि गद्दी जनजातीय लोगों की भाषा क्या है, तो आपको बतानी है गदियाली। ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि आपके 20 नंबर के तो यही आएंगे 1-1 मार्क्स वाले। आगे देखते हैं हम कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है, क्योंकि अगर जलवायु कठोर कैसे, अगर सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ की जलवायु भी कठोर है, और यहाँ की आधारभूत संसाधन है, और पर्यावरण भंगुर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी कि पर्यावरण भंगुर क्या है। तो देखिए भंगुर का मतलब कुछ नहीं है, ये बताया गया कि वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ के जो संसाधन है, वो भी ऐसे कैसे वहाँ की सेफ है, क्योंकि ये जनजाति पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती।
आपको पता है कि पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचाता है? जो उन संसाधनों का यूज करता है और मतलब औद्योगिकीकरण करता है उन संसाधनों से, वो यूज करते हैं। लेकिन ये जनजातियाँ इतना यूज नहीं करती, बस अपने ये जीवन निर्वाह के लिए इन्हें बस खाना वाना चाहिए तो वो उसी में ये यूज करती है। तो पर्यावरण भंगुर का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। जो ये कारक दिया गया है, इन्हीं ने यहाँ की क्षेत्र को यहाँ की जो क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था। देखिए, गद्दी जनजातियों को कब शामिल किया गया था? 1970 के दशक में। पहले इन्हें जनजाति नहीं माना जाता था। पहले इन जनजातियों का नाम ही नहीं आता था, लेकिन अब इन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में एक समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, जिसे IDIT, ये टी है ध्यान रखना, ITDP कहा गया। इसकी फुल फॉर्म है ये समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकती है, और जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं उसमें भी मैंने पूछी है, इसलिए आपको ये पता ही होनी चाहिए। और अब इसके देखते हैं उद्देश्य क्या थे। जो ये समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम बनाया गया था। देखिए, आपको समन्वित जो ये है समन्वित, ये आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है और आपको समझने में कठिनाई हो सकती है क्या होता है। इसकी जगह आप एकीकृत लिख लीजिए, एकीकृत। तो एकीकृत भी आप इसे बोलते हैं। एकीकृत का मतलब होता है कि सभी का विकास हो। तो एकीकृत का मतलब होता है सभी लोगों का विकास। तो यहाँ की जनजातियों का विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए कि साक्षरता दर में वृद्धि करना। यहाँ के जो लोग थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको अधिक से अधिक साक्षर बनाया जाए, उनको अधिक से अधिक पढ़े, मतलब वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले लोगों को। इसका एक ये पहलू था उद्देश्य का। लिंग अनुपात में सुधार करना। आपको पता होगा कि लिंग अनुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पे कम थी, महिलाओं की संख्या, इसलिए उसमें भी वृद्धि करना, ये था एक पॉइंट इसका। और बाल विवाह में कमी करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल विवाह हो जाते थे। बाल विवाह आपको पता है क्या होता है, तो उसको भी, उसमें भी कमी करना कि यहाँ पे बाल विवाह ना हो। और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना कि वहाँ का उस क्षेत्र का आर्थिक विकास को, वहाँ के जो संसाधन है, ये जो जनजाति संसाधनों का यूज नहीं करती, इन्हें यूज करना सिखाया जाए और यहाँ की संसाधनों को आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाए। और ये सब पॉइंट थे। और भी आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाया जाए और इनके लिए और भी व्यवस्था की जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंदिरा गांधी नहर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। देखिए, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिसकी लंबाई 9060 किलोमीटर लंबी है। इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नहर है, आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और इसकी लंबाई भी 9760 किलोमीटर है। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिखाएगी, इसके अलग अलग किलोमीटर दिखाएगा। गूगल पे 950 दिखाता है, 900 वो 650 दिखाता है। और भी आप प्लेटफॉर्म पे देखें तो अलग अलग बताता है वहाँ पे। तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। यहाँ पे 9060 किलोमीटर दे रखा है। देखिए, इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। देखिए, इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में कुंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ कब हुई थी? 1958 को। और इसका निर्माण कब होता? 1948 को, 1948 को। कब किसने करवाई थी? वैसे इसका नाम आता है कंवर सेन ने, एक वहाँ पे जो राजा था, मतलब कंवर सेन वहाँ का, जो पहले आपको पता है कि हमारे रजवाड़े होते थे, तो उन्हीं में से एक राजा था, तो उसी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बाद में इसे और लंबी कर दिया था, पहले ये बहुत छोटी थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये नहर कहाँ से शुरू होती है। ये नहर पंजाब में हरी के बांध से, पंजाब में एक जगह का नाम है हरी के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल तक बहती है। ये राजस्थान के 7-8 जिलों से होकर बहती है। बहुत लंबी नहर है। आप राजस्थान में कभी जाओ तो देखना इंदिरा गांधी नहर, और इसकी पूरी मतलब ये देखना यूट्यूब पे कैसे कैसे बहती है और कहाँ से बहती है ये। तो ये 7-8 जिलों से होकर बहती है राजस्थान के।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह नहर कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है। देखिए इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया था। देखिए ये नहर इतनी बड़ी थी कि एक चरण में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया, इसलिए 2 चरण का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। पहले चरण में इस नहर को गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये तीनों राजस्थान की जिले हैं, यहाँ तक इसका निर्माण किया गया। फिर दूसरे चरण में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, चूरू, तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे चांस नहीं है इस चीज़ के। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, यही था। आप फोटो देख लीजिए एक बार। इंदिरा गांधी नहर देखिए कहाँ से निकलती है। देखिए वैसे तो सतलुज नदी है, आपको पता है कि हरिके बैराज, ये पंजाब पे है। देखिए हरिके बैराज यहाँ से निकलती है। यहाँ पे क्योंकि तीनों नदियाँ वो मिलती हैं। देखिए यहाँ पे 2 नदी मिल जाती है, सतलुज नदी और व्यास नदी। अब यहाँ से हरिके बांध से ये नहर निकल जाती है और ये कहाँ पे जाती है, और ये जाती है यहाँ पे, ये जैसलमेर तक जाती है। और आपको पता है कि यहीं पे मरुस्थल है और यहाँ तक ये बहती है। तो देखिए कितनी बड़ी है, यहाँ पे पूरा पंजाब, पंजाब से फिर आती है इधर राजस्थान, तो पूरे यहाँ तक बहती है राजस्थान की जैसलमेर तक। अब हम सतत पोषणीय विकास के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में सिखाऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही, और इसका दूसरा नाम लूँ तो धारणीय विकास, और इसका तीसरा नाम लूँ तो इसे टिकाऊ विकास। देखिए बहुत सी चीज़, इस बहुत से अलग अलग नाम से इसे पहचाना जाता है। सतत पोषणीय विकास, निरंतर चलने वाला विकास, ऐसा विकास जिसका लुप्त आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उठा सके और इस विकास से कोई पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, तो वो सतत विकास कहलाता है। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसा विकास जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी उठा सके, और अर्थात हमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विकास करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने सतत विकास किया है। नॉर्मल सी सॉरी, नॉर्मल सी डेफिनेशन है। और एक इस पे वीडियो बना रखी है, धारणीय विकास, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसमें लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप देख लेना वहाँ से। उसमें डिटेल में बताया इसके बारे में। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन आपको फिर भी समझना है। देखिए पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व विकास और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की थी। एक आयोग था, इसका नाम आपको याद रखना है। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने बता दिया है, आगे उसी का पॉइंट है ये। देखिए जिसकी प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम बर्लैंड थी। किसकी ये थी, जो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, जो अभी मैंने बताया ऊपर, एक आयोग था, एक संस्था थी, उसकी जो प्रमुख थी, प्रमुख का मान लीजिए आप अध्यक्ष थी, वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री क्यों बनी। देखिए जो विकास सूचकांक के मामले में जो पहले नंबर पे जो देश आता है वो नॉर्वे है। आप अगर लगाएं काउंट, गूगल पे सर्च करना कि विकास सूचकांक के मामले में पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, तो नॉर्वे आता है, क्योंकि नॉर्वे का बहुत ज़्यादा मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका प्रधानमंत्री बना दिया गया। मुझे नहीं पता और रीजन क्या था इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे जनरल नॉलेज के लिए। देखिए इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत की थी 1987 में। पूछा जा सकता है आवर कॉमन फ्यूचर कब प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट में क्या था कि हमें कैसे विकास के तरीके अपनाए जाते हैं, मतलब क्या क्या विकास करना है हमें, इसके तरीके बताए गए थे इस रिपोर्ट में। आवर कॉमन फ्यूचर अगर हम देखें तो हमारा जो हमारा आने वाला जो भविष्य है, उसमें सामान्य हमारा भविष्य है उसमें क्या होगा, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई थी। एक बुक थी ये, उसका ये एक पार्ट है, आप देखना इस, और गूगल में सर्च करना आपको जानना हो तो इसके बारे में। और कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गई थी, दैट द पॉपुलेशन बम। पॉपुलेशन बम का मतलब है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में विस्फोट हो रहा है, विस्फोट का मतलब है कि दिन प्रतिदिन इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दुनिया की 8 अरब करोड़ आबादी हो गई है, और इतनी अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो संसाधन कहाँ से आएंगे फिर, और कैसे फिर सतत पोषणीय विकास होता रहेगा। तो ये भी एक बुक लिखी गई थी 1968 में, ये इससे पहले लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि हमें लिमिट में ग्रोथ करना चाहिए। और ये 1972 में लिखी गई थी पुस्तक। दोनों पुस्तक के नाम आपको पता होनी चाहिए, दोनों के अर्थ भी आप देख लेना। और इसके पॉइंट है कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ाने वाले उपाय। देखिए ये उपाय आपकी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। पॉइंट, जितने पॉइंट्स आप अपनी तरफ से लिखेंगे बेहतर होंगे।
तो बुक को आप भूलिए, बस आपको बस टॉपिक पता ही होनी चाहिए। टॉपिक पता होंगे आपको तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बस आपको टॉपिक समझने होते हैं। देखिए इसके उपाय में क्या है कि पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण किया जाए। कैसे पर्यावरण के संसाधनों को बचाया जाए, एक इसका उपाय है। अगर संसाधनों को हम बचा लेंगे पर्यावरण के, तो आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों को उपयोग कर पाएंगी। देखिए अब देखिए जो हमारा जल है वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। अब हम जल अगर दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है तो आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कैसे करेंगी। और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे कि कम वस्तुओं में ज्यादा उत्पादन किया जा सकते। ये मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ऐसा होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि हमें संसाधन की कम जरूरत हो, लेकिन हमें वो ज़्यादा पैसे कमा के दे, ज़्यादा उससे प्रोडक्शन हो। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। और बाकी जो आपको इसके बहुत से उपाय देखने आपको, तो वो वीडियो देखना, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है उसमें भी मैंने। और प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग, ये भी मैंने बताया उस वीडियो में कि भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई है, वो भी उसमें देख लेना आप। और ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए आपको। तो ये सब पॉइंट हो जाएंगे, 4-5 पॉइंट। अब आपके क्वेश्चन की सीरीज आती है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। और इनमें से जो फर्स्ट वाले 2 हैं इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। फर्स्ट है कि ITDP का पूरा नाम बताइए और इंदिरा गांधी नहर की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ। और भी ये 3-4 क्वेश्चन है, आप देख लेना इनको। तो कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट पे, और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं बट रहे, इस सब्सक्राइब बढ़ाने में भी कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।